one and all present over here. As you can see, today our special guest, he is with us. He is not guest, he is a family member, but today we called on special request respected Mr. Nirmal Bhattagar sir. He is educational consultant and motivational speaker. Sir is associated near about more than 150 schools, not only in Madhya Pradesh, but in all over India. If I'll say definitely he is out of India also, he is associated with the parents and always giving guidance to the teachers, students and parents for the betterment of school and for the betterment of the society. For the same, today he is with us with a wonderful topic, improve learning of your child. Age specific characteristics of learning. As we know, we have different learning stages like toddlerhood, preschooling, school age childhood, adolescent, young adulthood, middle age adulthood, and then old adulthood. So I will not take much time. Sir will tell us in detail how we can take care of our kids in school and the students at home when they are there and which type of age learning we have to take care for the better understanding and for the better improvement of the society. Yes, sir. Please welcome, sir. I welcome from the Sage family. Namaskar, ma'am. And first of all, I would like to thank you everyone present for giving me this wonderful opportunity. और जैसा मैम ने मुझे बताया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में गेस्ट हूँ। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ। और आपने आज मुझे मेरे फेवरेट टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। इसलिए नहीं कि मैं इसमें अच्छा हूँ या ऐसा कुछ नहीं, मुझे एक चीज़ लगती है, इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग कुछ फंडामेंटल मिस्टेक कर जाते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन चाहूंगा जिससे हम लोग शुरू कर सकें। जी हाँ, हो गया है कनेक्ट। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन में, एज स्पेसिफिक लर्निंग। दोस्तों, ये है क्या एज स्पेसिफिक लर्निंग का कॉन्सेप्ट? कैसे ये मन में आया? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। 2002 में मुझे एक बहुत प्यारी बिटिया का मेरे घर में आई, और जैसा हर किसी के साथ होता है, हम लोग उस बच्चे के साथ अपने सपने बुनना शुरू करते हैं, अपनी चीज़ों को उस बच्चे के साथ देखना शुरू करते हैं। पता ही नहीं पड़ा कब वो 3 साल की हो गई और हम लोग स्कूल के लिए सर्च करना शुरू कर दिए। अब जब स्कूल के लिए सर्च करना शुरू करा, मैं उज्जैन में रहता था उस समय, कंप्यूटर के फील्ड में था, तो सबसे पहला नाम सेंट मैरीज स्कूल का आया। एक कॉन्वेंट स्कूल था। वहां की प्रोसेस ऐसी थी कि एडमिशन फॉर्म के लिए लाइन में लगना, लोग रात या अर्ली सुबह बोल लीजिए आप 4 बजे से लाइन में लग जाते थे। कई बार रात को 10-10, 11-11 बजे से लाइन शुरू हो जाती थी एडमिशन फॉर्म के लिए। खैर, मुझे एडमिशन फॉर्म मिला, मैं आईटी से जुड़ा हुआ था, तो मैं फॉर्म इजीली अरेंज हुआ, वहां पे फॉर्म भरा, और उसके बाद वह दिन आया जिस दिन उसको एडमिशन प्रोसेस के लिए लेके वहां जाना था। जब मैं वहां गया तो मैं देख के हैरान था कि बच्चों को किस तैयारी के साथ लाया गया था। मैं उस समय ये सोच रहा था, क्या इस उम्र में ये सब चीजें जरूरी हैं? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस दिन उसका वहां एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो एडमिशन हो जाता तो मैं उस थॉट प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाता। देन उसी समय पे हम लोग पुणे शिफ्ट हुए, मेरी बिटिया को हम लोगों ने पुणे में एडमिशन करा, और जब मैं पुणे एडमिशन के लिए गया तो वहां के एजुकेशन में मैंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा। यहाँ पे हमारा फोकस था कि स्कूल जाने से पहले उसे, आई रिक्वेस्ट टू म्यूट, थैंक यू। यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस था कि स्कूल जाने के पहले बच्चे को गिनती आ जानी चाहिए, उसको अल्फाबेट्स आ जाने चाहिए, उसको पोएम आनी चाहिए, उससे इंटरव्यू में 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, पेरेंट का इंटरव्यू हो रहा है। तो इन सब चीजों के बीच में सोच रहा था किस उम्र में जरूरत क्या होती है। उसी दौरान मुझे कुछ वर्कशॉप्स करने का मौका मिला, उसी दौरान मुझे शिक्षा से थोड़ा सा जुड़ने का मौका मिला। मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में और बढ़ा, मैं लीडरशिप ट्रेनिंग की फील्ड में आ चुका था तब तक। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड क्यों करा है। अलग अलग पार्ट मीन्स
जैसे हम लोग बोलते हैं प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इसमें क्यों डिवाइड करा, इसकी जरूरत क्या थी? पर मुझे इसका कोई सही जवाब नहीं मिल पा रहा था कि इसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए। खैर, मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी और धीरे 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 उस चीज को क्लियर करा। तो मैंने एक कॉमन चीज इस दौरान देखी थी कि हम सब ये चाहते हैं कि बड़ा होने के बाद हमारा जो बच्चा है वो सक्सेसफुल बने। सारी मेहनत इसी चीज के लिए, डिसिप्लिन रहे, वो वेल बिहेव्ड रहे, ओबीडियंट रहे। बैटरी कब लास्ट हम लोगों ने किए थे? बैटरी कितनी टाइम हो गया उसकी? Lavanya ma'am, please mute everyone. जी कोई बात नहीं। जी कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, ये सारी चीजें टेक्निकली होती रहती हैं। हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा सफल बने, डिसिप्लिन रहे, वेल बिहेव रहे, ओबीडियंट रहे, आज्ञाकारी रहे, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेके आए, अच्छा करियर। चलिए चिंता मत कीजिए, आने दीजिए थोड़ा बहुत साउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब चाहते हैं वो आज्ञाकारी बने, एग्जाम में अच्छे नंबर लाए, अच्छा करियर बनाए, रिच बने, और बड़े होने के बाद जब हम बुजुर्ग हो जाएं, हमारा जब बुढ़ापा आ जाए, जब हम ओल्ड एज में आ जाएं, तो वो हमारी केयर करे। ये हम सब चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, आज आप बच्चों में एक कॉमन चीज देखेंगे, आपको उनमें एग्रेशन नजर आएगा, एंगर नजर आएगा। बच्चे आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं। फियर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बच्चों में बहुत कम उम्र से आजकल देखने को लग रहा है। स्कूल को बच्चों से रिलेटेड बातों से फैमिली से इश्यूज होते हैं, फैमिली को स्कूल से इश्यूज होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। बच्चे आजकल डिप्रेशन में आने, जब हम छोटे थे तब हमें ये शब्द भी नहीं पता था, और बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी दिखने को मिलती है। एक रिजल्ट मनमाफिक नहीं आया और इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है, बहुत दुख होता है। हम चाह क्या रहे थे और हमें मिला क्या? हमने चाहा क्या था और हमें मिला क्या? क्या कारण है? मुझे इसका सिर्फ एक कारण समझ में आता है। वो कारण बताने से पहले आपको बहुत प्यारी सी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, और इसी कहानी के साथ अपने ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करूंगा। माइकल एंजेलो नाम के एक शख्स हुए थे जो कि इटालियन थे। 1475 में उनका जन्म हुआ था, और एक बहुत ख्याति प्राप्त मूर्तिकार, आर्किटेक्ट और पेंटर माने जाते थे। माइकल एंजेलो एक दिन बाजार में कहीं जा रहे थे। बाजार से गुजरते गुजरते उन्हें एक मूर्ति पत्थर दिखा। उन्होंने उस दुकानदार से बात करी, क्या आप मुझे ये पत्थर दे सकते हैं? दुकानदार ने उनसे पूछा कौन सा, तो उन्होंने बाहर दुकान के पड़े हुए एक पत्थर की और इशारा करा। उसने कहा हाँ ले लीजिए। वो वापस दुकानदार के पास गए और उससे बोले इसकी कॉस्ट क्या है? बोले ये मेरे लिए तो वेस्ट है, आप ऐसे ही ले जाइए। माइकल एंजेलो ने वो पत्थर उठाया और लेकर आ गए। पत्थर लाने के बाद माइकल एंजेलो ने उस पर कुछ काम करना शुरू करा। काम करते 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 थोड़े ही समय में उसकी एक शानदार मूर्ति बनाई, जिस मूर्ति में जीसस क्राइस्ट मां मरियम की गोदी में सिर रखकर लेटे हुए थे, और सूली से उतारने के बाद जो सीन था वो वाला सीन उन्होंने बनाया, और वो उस मूर्ति को लेकर वापस उस दुकानदार के पास पहुंचे। जब वो दुकानदार के पास पहुंचे और दुकानदार को वो मूर्ति दिखाई, तो दुकानदार ने बोला क्या आपने बनाई है? उन्होंने कहा जी हाँ, जो पत्थर आपने दिया था उसी से मैंने ये मूर्ति बनाई। तो उन्होंने कहा क्या आप तो बहुत सुंदर मूर्ति बना देते हैं। तो माइकल एंजेलो ने कहा मैंने मूर्ति नहीं बनाई, मैंने तो बस उस ऊपर वाले की प्रेरणा से, उस ऊपर वाले की प्रेरणा से इस पत्थर से अनवांटेड चीजें बना दी। इस पत्थर के अंदर ये मूर्ति छुपी हुई थी।
सेम हमारे साथ सिचुएशन होती है। जो बच्चा हमारे पास आता है, जिसके लिए हम लोग पेरेंटिंग करना चाहते हैं, जिसको हम एजुकेट करना चाहते हैं स्कूल के एंगल से, उसके अंदर एक शानदार मूर्ति छुपी हुई है। हमें सिर्फ अनवांटेड चीजों को ऊपर से हटाना है। पर कहीं ना कहीं जो हमारी प्रोसेस होती है जिससे हम उस अनवांटेड चीजों को हटाना चाहते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है और जो हम चाहते हैं उसके विपरीत हमें रिजल्ट मिलता है। सॉल्यूशन सिर्फ एक है, बेटर टुगेदर। स्कूल और परिवार, ये दो हिस्से हैं, दोनों के बीच में बच्चा है। स्कूल और परिवार अगर दोनों एक जैसी फिलॉसफी लेके, एक जैसी चीजों को लेके चलें, दोनों का एक ही लक्ष्य होकर हमें इस बच्चे के अंदर जो मूर्ति छिपी हुई है उसको डिस्कवर करना है, तो ये काम हो सकता है। अब ये कैसे किया जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा, और सबसे पहली चीज समझनी होगी कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन का अर्थ कतई ये नहीं है कि आप लिख लें, बोल लें, अच्छा स्कोर कर लें, ये एग्जाम में आप अच्छा उत्तर दे दें, ये सब एजुकेशन नहीं है। फिर एजुकेशन है क्या? सबसे पहली चीज, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की यात्रा है। कुछ ऐसी प्रोसेस जो आपके हिडन पोटेंशियल को निकालने में मदद करे, जो आपको निर्णय लेना सिखाए, जो आपको आपके कल्चर से, आपके हिस्ट्री से परिचित कराए, आपको उन वैल्यूज को फॉलो करना सिखाए जिसकी सहायता से दुनिया को बेहतर जगह बनाया जा सकता है, आपको कुछ इनोवेट करना सिखाए। प्रॉब्लम ढूंढना नहीं, सॉल्यूशन खोजना सिखाए। आपको उत्तर देना नहीं, सही प्रश्न पूछना सिखाए। क्योंकि जीवन उत्तरों की सहायता से नहीं जिया जा सकता है, उत्तर खोजने की क्षमता के साथ जिया जा सकता है। यह आपको ह्यूमन बनाती है, रोबोट नहीं। काम करने की मशीन नहीं बनाती, इंसानियत की मशीन बनाती है। तो ये कैसे संभव है? एक चीज हमें समझना होगा, एजुकेशन का एक ही पर्पस है, जीवन के लिए तैयार करना, परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार करना। जब हम बच्चे को बड़ा करते हैं तो बड़ा करने की प्रोसेस नंबर लाने की प्रोसेस नहीं है, जीवन के लिए तैयार करने की प्रोसेस। अभी हमारे यहाँ जो नंबर का एक कल्चर है, थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ लेकिन आवश्यक है, वो जो नंबर लाने का प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर भरना शुरू करते हैं, दिए जाइए, वो रटता जाएगा, एक पर्टिकुलर डे पे उल्टी कर देगा, उल्टी करेगा, नंबर अच्छे आ गए, काम हो गया, आपके हिसाब से वो इंटेलिजेंट हो गया। पर जो हमारे यहाँ नंबर देने की प्रोसेस होती है, जिसके लिए हम प्रिपेयर करा रहे हैं, वो उत्तर खोजने की प्रोसेस नहीं है, उत्तर देने की प्रोसेस है, आंसर करने की प्रोसेस है। जबकि जीवन में अगर सफल होना है तो उत्तर ढूंढना हमें आना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा पर्पस है। और ये मैंने, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, एजुकेशन जो है इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। मतलब याद रखने के लिए नहीं, थिंक करने की प्रोसेस डेवलप। तो सेकंड स्टेप क्या होगी, यहां से मैं अपने टॉपिक के अंदर जा रहा हूं। आपको थोड़ा सा शिक्षा को गहराई से समझना होगा, डाइव डीप करना होगा। तो लर्निंग जो होती है ये 3 स्टेजेस में होती है। परमानेंट लर्निंग मीन्स ऐसी लर्निंग जिसको आपने जीवन में एक बार सीख लिया, बच्चे ने एक बार सीख लिया, वो अब जीवन भर नहीं भूलेगा। आपने कई बच्चों को देखा होगा, वो कहीं पे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीखते, गाना नहीं सीखते, लेकिन वो उसमें पारंगत हो जाते हैं बहुत जल्दी। पता नहीं कैसे ये तो नकल कर लेता है, पता नहीं कैसे इसने तबला बजाना सीख लिया, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। तो ये परमानेंट लर्निंग होता है। परमानेंट लर्निंग यूजुअली मदर वॉर्म के अंदर होती है, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। वैसे 10th वीक से बच्चा जब मदर वॉर्म में 10th वीक में होता है, तब से उसमें मूवमेंट्स आने शुरू होते हैं। और ऐसा प्रूव हो चुका है, पहले हम इसे 30 वीक बोलते थे, लेकिन अमेरिका में अभी रिसेंट एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बताया है 23 वीक से माँ के गर्भ में 23rd वीक से बच्चा सीखना शुरू करता है, रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, आवाजों को समझना शुरू करता है, और जो चीजें उसके पास पहुंचती हैं उससे लर्न करते हुए आगे बढ़ता है। तो माँ के गर्भ में आपने जो भी चीज सीखी, अभी रिसेंटली एक मेजर जनरल जो कि बीकानेर के हैं, कल रघुरमन सर ने अपने सेशन में इसका जिक्र करा था, उन्होंने म्यूजिक के जरिए इस प्रयोग करके देखा था, तो उन्हें भी सफलता मिली थी। तो माँ के गर्भ में हम लोग परमानेंट लर्निंग लेके आते हैं, लेकिन उसमें आप सब कुछ सीख के आ जाएं, ये तो संभव नहीं है।
सेकेंड स्टेज होती है नियर टू परमानेंट, जिसे साइकोलॉजिकल उसमें बताया जाता है 0 to 14 ईयर्स। मतलब हम इस उम्र में जितना भी सीखेंगे वो हम पूरे जीवन में जो सीखेंगे उसका 90% होता है। मतलब 90% हम जो लाइफ में सीखते हैं उसका हम 14 साल तक सीख जाते हैं। और उससे भी मजेदार बात है, 0 से 7 साल की उम्र में हम उस 90% का भी 90% सीख जाते हैं और 7 से 14 साल की उम्र में 10% सीख पाते हैं। भारतीय स्थिति में मैं इसे यूजुअली 0 to 17 ईयर्स बोलता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे को 17 ईयर्स के पहले फ्रीडम हम नहीं देते हैं, पर जो फैक्ट है वो 14 ईयर्स है। इसके बाद क्या होता है, आप जीवन भर जो भी सीखते हैं वो कंडीशनिंग ऑफ माइंड होता है। मतलब जब तक आप काम में लेंगे तब तक आपके साथ है, जब आप उसे काम में लेना छोड़ देंगे आप उसे भूलना शुरू कर देंगे। जैसे एक मोबाइल आपके पास होता है, आप उसे आज काम में ले रहे हैं तो आपको याद है, जब आप दूसरा ले लेते हैं आप पुराने मोबाइल के फीचर्स भूल जाते हैं। तो वो कंडीशनिंग ऑफ माइंड होता है। तो अब ऐसे में अपने गोल को कैसे अचीव किया जाए, तो पहली चीज आप नोट करके रखिएगा, ये बच्चों के पीछे पड़ने से नहीं होगा, प्यार के साथ, केयर के साथ होगा, एक्सपीरियंस के जरिए सिखाने से होगा, एजुकेशन मेथोडोलॉजी से होगा, कंपेनियनशिप से होगा। हमें उनको घर के रोजमर्रा के कामों में इन्वॉल्व करना होगा, तब हम इस चीज को कर पाएंगे, तब ये होता है। मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा एक यात्रा पे। लिखा क्या इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस मेरी बात सुनिएगा, बड़ी मजेदार यात्रा है। एक बच्चे का जन्म। ये साउंड बंद हो सकता है क्या मैम, जो पीछे से आ रहा है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको एक छोटी सी यात्रा पे। एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म हुआ, हम सब लोग उस प्यारे से बच्चे के पास जाते हैं और उसे खिलाना शुरू करते हैं। कोई यहाँ हाथ लगाता है, कोई करता है, उसके गाल को थोड़ा सा सहलाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे वो बच्चा बड़ी प्यारी सी कभी मुस्कुराहट देता है, कभी आपकी बात पर रिएक्ट नहीं करता है और नेचुरल बिहेव करता है जैसा उसको लगता है। आप छोटे बच्चे के पास जाइए, आप आगे हाथ बढ़ाइए उसको गोदी में लेने के लिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसके रिलेटिव हैं, आप उसकी देखभाल करने वाले हैं, आप घर में कोई छोटा मोटा काम करने वाले हैं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम नेचुरल बिहेव करता है। उसकी इच्छा होगी तो आपने हाथ बढ़ाया तो आ जाएगा, नहीं इच्छा हुई तो नहीं आएगा। एकदम नेचुरल बिहेव करता है। आप इस बच्चे के पास जाइए, एक चीज हमने सबने करी होगी, हम खिलाने के लिए ऐसे चुटकी बजाते हैं। आपने चुटकी बजाई, आप उसके सामने से हट जाइए, आप देखेंगे वो बच्चा अपने आप चुटकी बजाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से। क्या हुआ, आप जाते हैं उसके सामने बोलते हैं ताली 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 ताली, आप हट जाते हैं। आपके हटते ही वो बच्चा अपने आप उसकी नकल करना शुरू कर देता है। इट मीन्स वो जो बच्चा है वो नेचुरल लर्नर है, वो अपने आप सीखना चाहता है, वो नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। आप उसके सामने कोई भी चीज ले जाइए वो उसकी नकल करेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें लगभग 4 साल की एक बालिका थी, वो थ्रेडिंग करने की नकल कर रही थी। अब आप सोचिए क्या उस उम्र में वो थ्रेडिंग कर सकती है? नहीं, उसने उसकी माँ को या किसी को करते हुए देखा, वो उसकी नकल कर रही थी। क्योंकि उनका जो सीखने का तरीका है, उनके लिए सब कुछ एक फन है, उनके लिए सारी चीजें सिर्फ एक खेल है। वो खेल खेल में सीखना शुरू कर देते हैं। आप इस चीज को अगर टेक्निकल नाम देना चाहें तो ये उम्र होती है जब आप नेचुरल फियरलेस लर्नर हैं। इसे हम बोलते हैं नोइंग द वर्ल्ड। नोइंग द वर्ल्ड मीन्स आप उनके सामने कुछ भी ले जाइए, बहुत छोटा होगा तो पहले मुंह में रखने की कोशिश करेगा, वो हर चीज को एक्सप्लोर करके देखने की कोशिश करेगा। इस दौरान वो शारीरिक रूप से भी बड़ा हो रहा है और मानसिक रूप से भी बड़ा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उस बच्चे को कैसी एजुकेशन देंगे? इस समय पे हमें 2 चीजों पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहले, जब वो शारीरिक रूप से बड़ा हो रहा है, शारीरिक रूप से बड़ा हो रहा है तो हमें उसको बॉडी की स्ट्रेंथनिंग पे, जो उसके सेंसेस हैं उस पे हमें इन चीजों पे काम करना होगा। दूसरी बात, नेचुरल लर्नर है, वो देख के ज्यादा सीख रहा है, कॉपी करके ज्यादा सीख रहा है। हम क्या करते हैं, उसकी इस नेचुरल लर्निंग की प्रोसेस पे स्टॉप लगाते हैं और उससे बोलते हैं बोल बेटा ए फॉर, बी फॉर, फिर पोयम, फिर लिखने की कोशिश। इसकी जगह आपको उसको एक्सपोजर देने की जरूरत है। आप उस बच्चे को जितनी ज्यादा नई चीजों से परिचय कराते जाएंगे
उतना ज्यादा वो बच्चा सीखता जाएगा। तो हम क्या करें 0 से 5 साल के बच्चों को? पहली चीज, कुछ ऐसी चीज करने खेलने के लिए दीजिए, ऐसी चीज करने के लिए दीजिए जैसे ब्लॉक गेम्स होते हैं, है ना, जहां पे उसे टच करने का मौका मिले, टेस्ट करने का मौका मिले, देख के रिकॉग्नाइज करने का मौका मिले, स्मेल करने का मौका मिले, सुनने की क्षमता उसकी विकसित हो। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मींस जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे सामने मच्छर आता है, हम मारने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हाथ हमारे दोनों बार कई बार ऐसे अलग हो जाते हैं, क्यों? ब्रेन ने तो ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। आंखों ने देखा, हाथ ने रिएक्ट करा और एक जैसा रिएक्शन आया। तो ये कोऑर्डिनेशन का जो काम है ये इसी उम्र में डेवलप किया जाता है ना? तो कोऑर्डिनेशन पे काम करना होगा, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग पे काम करना होगा, और इसके लिए आपको कंट्रोल्ड एक्सपोजर देना होगा। लैंग्वेज इस समय पे बच्चा बहुत तेजी से पकड़ता है, तो लैंग्वेज के ऊपर हमें काम करना होगा। और ये सब आप खेल खेल में कीजिए, क्योंकि खेल के सीखना ब्रेन की फेवरेट वे है लर्न करने की। सेकेंड स्टेज आती है 6 to 10 ईयर्स की। अब ये बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है। अब ये बच्चा क्या करता है, किसी दिन फोन की घंटी बजती है, सबसे पहले फोन उठाता है, घर की घंटी बजती है, दौड़ के दरवाजा खोलने जाता है, हर चीज खुद करके देखना चाहता है, उसको हर चीज अपने हाथ में चाहिए, क्योंकि अब ये एक्टिव लर्नर है। अब इसके फंडामेंटल जो हैं, ये वो फंडामेंटल इसने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है, ये कॉन्सेप्ट्स बनाना शुरू कर रहा है, इसकी फिजिकल एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, ये उस फिजिकल एनर्जी को यूज करना चाहता है। थोड़ा सा आप पुरानी स्टेज में जाके देखेंगे तो नेचुरल लर्नर में वो और क्या करता है, आप उस बच्चे को गैलरी में ले जाइए, उसको नीचे देखना है, आप उसको जैसे ही वो चलना सीखेगा या घुटने के बल चलना सीखेगा, आप उसको देखेंगे तो सबसे पहले वो पलंग के नीचे घुसेगा, टेबल के नीचे घुसेगा। क्यों घुसा? वहां पे ऐसा क्या था? सबसे पहले वो कमरे से बाहर ही निकल के जाके देखना चाहता है। रीजन सिर्फ बड़ा सिंपल सा था, जब वो पलंग पे था, जब वो खुद मूव नहीं कर पाता था, तो उस पलंग के नीचे क्या है उसे नहीं दिख रहा। जब आप खिलाते थे, आप टेबल पे उसको खड़ा करके खिलाते थे, तब वो टेबल के नीचे का नहीं देख पाता था। तो यहां से आपने क्या करा, वो उन चीजों को एक्सप्लोर करके देख रहा है जो वो पहले नहीं कर पाया था। तो वहां पे वो नेचुरली लर्न करने की कोशिश कर रहा था। अब एक दिन वो बच्चे को रात को थोड़ा सा अंधेरे कमरे में गया, आपने वहां पे पूरे घर का अटाला रख रखा था, तो आपने उस दिन उसको बताया कि बेटा यहाँ पे तो भूत है, पलंग के नीचे घुसा, वहां पे बाऊ है, घर के बाहर भगा, आपने वहां बोला वहां झूले वाले बाबा ले जाएंगे। अब क्या हुआ, पहली बार आपने उस बच्चे के अंदर फियर डाल दिया। अब रात को जब उसको टॉयलेट जाना है या उसको कोई नेचुरल कॉल है, तो बच्चा आपसे बोलता है, आप बोलेंगे चले जाओ, तो वो बोलेगा वहां तो भूत है। तब आप बोलेंगे भूत वूत कुछ नहीं होता, वो बच्चा कंफ्यूज, किस बात को सही मानो। ऐसा ही जब वो थोड़ा बड़ा होके 6 to 10 ईयर्स की एज में आया, इस दौरान भी होता है। अब क्या होता है, कभी वो कोई काम करता है तो आप उससे बोलते हो नहीं तुम अभी इसके लिए छोटे हो। कभी वो दूसरा काम करता है, पानी मांगता है, अपने आप नहीं ले सकते, तुम इतने बड़े हो गए हो। लाइट का काम करता है, तुम अभी छोटे हो, उसको समझ में नहीं आता मैं छोटा हूं मैं बड़ा हूं। वो कहता है आप डिसाइड कर लो मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, पहले आप क्लियर हो जाओ। पर उसको एक चीज समझ में आ जाती है, मैं बड़ा हुआ हूं या नहीं हुआ हूं ये अलग मैटर है, पर मेरे को जो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना ये बड़े हैं, ये जो जो करेंगे अगर मैं ये सब करने लगूंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। वो छोटा सा माइंड ऐसा कुछ अपनी धारणा बना लेता है। अब वो क्या करता है, आपकी नकल करना शुरू करता है। अब उसकी जो लर्निंग है वो एक्टिव लर्निंग हो गई है, वो एक्ट कर करके, काम कर करके, कॉपी कर करके, आपको देख देख के नई नई चीजें सीख रहा है, उसके फंडामेंटल्स बनना शुरू हो गए, उसके कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गए, उसकी फिजिकल एनर्जी बन गई है। आप इस बच्चे को अच्छे से अच्छी चीज ला के दे दीजिए, ये उसे तोड़ेगा और उसको खेल के देखेगा। जो सबसे ज्यादा पसंद होगा वो सबसे पहले तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब पहले वो नोइंग द वर्ल्ड में था, अब आ गया ये दुनिया चलती कैसे है, वो ये देखना चाहता है, हाईली एक्टिव है। तो इस समय आप उसको कैसी एजुकेशन दें? एजुकेशन आपकी वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें आप कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा काम करें। एक्टिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट दीजिए। हम यूजुअली करते इसके बिल्कुल विपरीत हैं, उसको एक कमरे में एक टेबल पे बिठा देते हैं, हिलना मत। यहाँ पे अगर आपको सिखाना है तो फिजिकल एनर्जी उसकी यूटिलाइज होनी चाहिए।
थकाने वाले काम इसमें होने चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप इन बच्चों के सामने कुछ एग्जाम्पल सेट कीजिए, ऐसे खेल खेलिए इन बच्चों के साथ जिसमें कोई वैल्यू बेस्ड लर्निंग हो, जिसमें उनको कुछ नियमों का पालन करना हो, जिसमें कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल इन्वॉल्व होता हो, जिसमें फिजिकल एनर्जी का यूज होता हो, है ना? एक तिब्बतन प्रोवर्ब है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। अ चाइल्ड विदाउट प्रॉपर एजुकेशन इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। मैंने इसमें प्रॉपर ऐड करा है, क्योंकि आप कुछ भी करें अच्छा या बुरा, उसके लिए वो एजुकेशन है, क्योंकि इस उम्र में वो आपको देख के सीखता है। तो अब आपको प्लेइंग के बेनिफिट क्या होते हैं? जब बच्चा खेलता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप सीखता है। सीखने की आदत उस बच्चे में विकसित होने लगती है। ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल बल्कि सोशल, फिजिकल और इमोशनल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है इसी दौरान। वो नई चीज करके देखना चाहता है, खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीखता है, नई चीजों को इन्वेंट करता है, नए आइडियाज को टेस्ट करता है, चीजों को एक्सप्लोर करके देखता है ना? और जो बच्चे होते हैं उसको लर्निंग कभी भी खेलते दौरान लर्निंग नहीं लगती है, उसके लिए वो खेल है। खेल खेल में वो ज्यादा सीख जाता है। इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कहानियां सुनाइए। मैंने कल के मेरे कॉलम में कहानी लिखी थी जिसमें एक बच्चे ने $1 मिलियन मतलब 7.25 करोड़ सिर्फ बचपन की एक कहानी पे, बचपन की एक दी गई शिक्षा पे, जो उसकी दादी ने उसको वापस से याद दिलाई, उसने लौटा दिया। आप सोचिए किसी को 7.25 करोड़ मिल जाए, भारतीय लड़का है, 7.25 करोड़ उसने लौटा दिए। तो इस समय पे आप वैल्यू बेस्ड स्टोरी सुनाएं जिससे उसका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो, उसका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो, वो अपने लिए रोल मॉडल चुन सके, वो ये देख सके मुझे किसके जैसा बनना है। हमें पता नहीं लगता, लेकिन बच्चा अपने जीवन की फ्रेम बनाना इस 6 से 10 साल में शुरू कर चुका होता है। थर्ड स्टेज होती है 11 से 13 साल। इस बच्चे की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये बच्चा स्कूल से आएगा, घर में घुसेगा, एक जूता इधर एक जूता उधर, बैग कहीं और, खुद पलंग के ऊपर, और जोर से आवाज देगा मम्मी। मम्मी भली पहली मंजिल पे हो, वो नीचे आएंगी और अपने से 10 कदम की दूरी पे रखे हुए पानी के बोलेगा मम्मी पानी दो, मम्मी खाना दो। आप देखेंगे जो बच्चा भी हाईली फिजिकली एक्टिव था, जो सीधे सीधे आप बुलाने पे कहीं जाता नहीं था, वो इस सोफे से इस सोफे पे, इस सोफे से इस टेबल पे, इस टेबल से कहीं और, ऐसे कूद के जाता था, आज वो बच्चा अपने पानी लेने के लिए भी डिपेंडेंट है। छोटी सी छोटी चीजों में आप देखेंगे थोड़ा सा डिपेंडेंट है, उसकी फिजिकल एनर्जी में ड्रॉप आ चुका है। लेकिन आप कोई भी बात बोलो, हर बात में ये आपको रीजन देगा, हर बात में रीजन देगा, क्यों क्यों क्यों, इसका क्यों एकदम बढ़ चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस 11 से 13 साल की उम्र में उसका फ्रंट लोब का डेवलपमेंट बड़ी तेजी से होता है। तो लॉजिकल चीजें जो होती हैं ये डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, एक्सिलरेटेड ओवरऑल ग्रोथ होती है उसकी बॉडी में। आपको फिजिकल चेंजेस भी आपको तेजी से बदलाव दिखेंगे। तो क्या किया जाए? सबसे पहली चीज है आप इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को इंक्रीज कर दें, जैसे चेस खेलना, पजल्स को यूज करना, क्रॉसवर्ड्स देना, लॉजिकल सॉल्व करना। जो न्यूज़पेपर में अलग अलग क्रॉसवर्ड्स के जो आते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स पे भी आते हैं, साइंस पे भी आते हैं, उस तरह की बुक्स देना। ऐसी बातें करना जिसमें उसको कुछ रीजन को ढूंढने की जरूरत हो, लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत हो। इस समय पे उसमें आप पैरामाउंट सिग्निफिकेंस ग्रोथ देखेंगे, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में इस बच्चे में बदलाव आ रहा है। ऐसे में स्कूलिंग का अर्थ बदल जाता है। यहाँ पे होम स्कूलिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। होम स्कूलिंग का अर्थ यहाँ पे, जो होम स्कूलिंग हम नॉर्मली बोलते हैं वो नहीं है। इट मीन्स जैसे स्कूल में बच्चा डिसिप्लिन में रहता है, ऐसे आप घर पे डिसिप्लिन, उसका फिक्स रूटीन बनाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे आप काम करना शुरू कीजिए। जो वो पढ़ता है उसे रिवाइज कराना, उसे रिव्यू कराना बहुत आवश्यक होता है। जो उसको टास्क मिल रहे हैं स्कूल से, होमवर्क कह लीजिए आप, कोई प्रोजेक्ट कह लीजिए आप, वो सारी चीजों को हमें डे टू डे बेसिस पे कंप्लीट करना सिखाना होगा। इस समय लॉजिकली डेवलप हो रहा है बच्चा, तो उन सब चीजों के जो रीजन आप उसे बताते जाएंगे, इस बच्चे में वो जीवन भर की आदत बनती जाएगी, है ना?
एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो इस एज में करना बहुत आवश्यक है, स्कूल और घर दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, स्कूल को अगर बच्चे से रिलेटेड कोई बात है तो वो पेरेंट्स से करना है। स्कूल को अगर बच्चे से रिलेटेड कोई चीज वो ऑब्जर्व करता है, वो पेरेंट को बताना होगा। पेरेंट ने बच्चे में कोई आदत में बदलाव उसके घर पे ऑब्जर्व करा, उसको स्कूल को बताना होगा, और दोनों को एक साथ चलना होगा। पीटीएम का अर्थ शिकायत करना नहीं होता है, ग्रोथ शेयर करना होता है, ऑब्जर्वेशन शेयर करना होता है, जिससे उस बच्चे के लिए फ्यूचर का एक सही प्लान बनाया जा सके। महात्मा गांधी का कहना है कि घर से बेहतर स्कूल नहीं हो सकता, और पेरेंट से बेहतर बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई और टीचर नहीं। पर इस उम्र में बहुत ज्यादा बताने के साथ साथ बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। आप बच्चे की यूनिक एट्रीब्यूट्स पहचानने की कोशिश करें, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से वो किसी की बातों को लेता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हो सकता है आपने जो ऑब्जर्व करा उसका आपके पास सही रीजन ना हो, लेकिन आप अगर वो टीचर को बताएंगे, वो उसके लिए सही प्लान बना पाएगा। तो स्कूल और पेरेंट्स दोनों को, या घर को, दोनों को एक साथ चलना होगा, है ना। आप मजेदार बात देखेंगे, एजुकेशन का अर्थ है कंफ्यूजन से क्लैरिटी की यात्रा करना। अगर इस उम्र में सही काम नहीं किया जाए तो होता क्या है, जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ती जाती है उसका कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। 10th में कौन सा सब्जेक्ट लूं, 12th में कौन सा कॉलेज चुनूं, कॉलेज करने के बाद ये डिग्री तो मैंने ऐसे ही कर ली, मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं मैनेजमेंट में जाऊं या टेक्निकल में जाऊं। नौकरी कर ली, नौकरी करने के बाद यहाँ तो मुझे मजा नहीं आ रहा, अब क्या करूं, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो वो करना चाहता। वो चीज खत्म हो जाएगी अगर आप इस एज में बच्चे के छोटे छोटे बदलाव पे ध्यान देंगे। उसका रूटीन क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, किस तरीके से वो सोचता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। हर चीज का अगर आप एक रिकॉर्ड बनाते जाएंगे तो बच्चे के लिए हमें आगे का प्लान करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसी के साथ मैं क्वेश्चन आंसर राउंड लेना चाहूंगा, और नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हम कल कवर करेंगे। क्लास 10th एंड ऑनवर्ड में क्या होना चाहिए, ये वाली चीज हम लोग कल कवर करेंगे। भावना मैम, इज इट ओके? यस सर, बिल्कुल सर। है ना, क्योंकि मैं इसे 20 मिनट का थोड़ा थोड़ा रखना चाहता हूँ, दोनों पेरेंट्स को मिले इसलिए, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। जी, So, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो मैं आंसर करना चाहूंगा। कोई भी पेरेंट, आप टीचर, कोई के पास अगर कोई मन में सवाल आता हो, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। dear parents and teachers, you can raise your hand and then we will unmute and you can ask questions. If you have any question, सर सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी। जैसे आपने बात की कि हम एज स्पेसिफिक लर्निंग बच्चों को उनके कंसेप्ट्स को, उनके रूटीन को, उनके हॉबीज, उनका लर्निंग पैटर्न एंड हैबिट्स वी हैव टू टेक केयर। बट समटाइम्स व्हाट वी फील इन द क्लास कि कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो अपने एज से बहुत तो ऐसे बच्चों को हाउ टू हैंडल इन द क्लास, क्योंकि वो बाकी बच्चे बहुत स्लो सीख रहे होते हैं। बिकॉज इफ दे आर एक्टिव इन ऑल द फील्ड्स, वो फटाफट अपना वर्क कर लेंगे पूरे, मतलब बाकी सारे बच्चे जब लिख रहे होते हैं उस समय वो वर्क कंप्लीट करके बैठ चुके होते हैं। तो इस टाइप के बच्चों को हैंडल करने के लिए टीचर को भी और पेरेंट्स को घर में भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सर प्लीज गाइड अस व्हाट वी शुड डू इन द क्लास और एट होम। सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे पहले बोला था, आपको एज आइडेंटिफाई करनी होगी, किस एज का है। अगर ये बच्चा सेकंड कैटेगरी में 6 to 10 ईयर्स में है मान लीजिए, तो 6 to 10 ईयर्स की एज में हाइपर एक्टिव होना नेचुरल है। इस समय पे उस बच्चे को आप जितना ज्यादा थकाएंगे, जितना ज्यादा उसको थका के करेंगे, वो उतना ज्यादा एक्टिवली सीखेगा, पहली चीज। दूसरी बात, इन बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू करना चाहिए, जहां पे इनको क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन करना हो, जहां पे इनको कुछ रूल्स को अपने साथ वालों को फॉलो कराना हो। उस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके आप इनको एंगेज कर सकते हैं। दूसरी बात,
इनके साथ आप पॉइंट सिस्टम को लगा सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया है कि अगर तुम ये 5 मिनट ये करोगे तुमको 1 स्टार मिलेगा, तुम ये 2 करोगे तो 2 स्टार मिलेंगे, तुमको ये करोगे तो 3 स्टार मिलेंगे, जब तुम्हारे पास 5 स्टार हो जाएंगे तो तुमको 1 ये मिलेगा। तो आप ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ में इन्हें इन्वॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ये बच्चे जो होते हैं 6 to 10 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं, ये कॉपी बहुत ज्यादा करते हैं। आप देखेंगे हर चीज को एक्सप्लोर करके कॉपी करके सीखना चाहते हैं। तो इनके साथ में स्पेशली घर पे ऐसे एग्जाम्पल सेट करना होंगे। इनको अगर आप बहुत ज्यादा डांट के, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रख के सिखाना चाहेंगे तो ये और ज्यादा आपसे दूर भागेंगे। तो आपको इनके साथ बॉन्डिंग बना के इनके साथ काम करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एज। अगर आप यही चीज इससे ज्यादा एज के बच्चे के लिए बोलेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर बच्चा इससे भी ज्यादा छोटा है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो फिर हमारे लिए उसके लिए एक अलग आंसर हो सकता है। Thank you, sir. Any other person who wants to ask question, please? Good morning, sir. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Sir, I have a question. जी। जैसे ये जो 6 to 10, 6 to 11 वाली ये जो एज होती है ना, इस टाइम पे बच्चा ग्रोइंग एज पे होता है, नो डाउट। और जैसा आपने बोला वो बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो कई बार ऐसा होता है, शायद इस पैंडेमिक के कारण बच्चे घर घर में हैं, बहुत इरिटेट जल्दी हो रहे हैं। तो अब हमारे साथ भी सेम कंडीशन होती है कि हमारा इरिटेशन लेवल भी वहीं पहुंच चुका है। तो वो चीजें उस लेवल पे कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं जो रिजल्ट पहले आ रहा था उस लेवल का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। मतलब हम आगे का पढ़ रहे हैं बट पीछे का भूल रहे हैं। वो चीजें हो रही हैं कि आज मैंने बच्चे को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कराया, तो वो जब मैं एक सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ तो वो एडिशन में गलती कर रही है। तो वो चीजों को मतलब मुझे उसे कैसे समझाना है कि नहीं, वो जो आप बोल रहे हो ना रिवाइज एंड रिव्यू वाला, वो चीज नहीं हो पा रही है बच्चों के साथ। मैम इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? पैंडेमिक के दौरान घर पे जी हम उस बच्चे की हर चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब हुई, हमारा उस पर फोकस है। उस बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हुई, हमारा उस फिजिकल एक्टिविटीज पे फोकस है ना? पर कहीं ना कहीं क्या हम उस बच्चे के मन पे पड़ने वाले प्रभाव को इवेल्युएट कर रहे हैं? जो सबसे बड़ी मिस्टेक इस समय हो रही है पेरेंटिंग में भी, एक्सपेक्टेशंस में भी, हम बच्चे की मनस्थिति को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। हमें प्रेशर है कि पैसा कैसे मैनेज होगा, बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, ये हो गया, हमारे हर चीज के ऊपर हम लोग फोकस्ड हैं। लेकिन हम लोग एक मेजर चीज मिस कर रहे हैं कि उस बच्चे के मन पे इस समय क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको सबसे पहली चीज समझिए, कोरोना क्या है, डिस्टेंसिंग रखना क्यों आवश्यक है, मास्क पहनना क्यों जरूरी है, इन सब चीजों के बारे में उससे शेयर किया जा सकता है। लेकिन वो उस चीज को, जो एज आप बोल रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस एज में वो उसके महत्व को समझ पाए, ये पॉसिबल नहीं है ना? इस समय पे एजुकेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करने की जगह उसके मन को नर्चर कैसे करना है, इसके लिए आपको एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना होगा। वो एक्टिविटीज कैसी हो सकती हैं? आप अपने बचपन में जाइए, बल्कि अपने से थोड़े से और बड़े लोगों के बचपन में जाके देखिए। आप मजेदार बात देखेंगे, क्या एक भी रात ऐसी होती थी जब आप बिना कहानी सुने सोते थे? क्या एक भी रात ऐसी होती थी जब आप छिपा छाई, लंगड़ी, पकड़म पार्टी या कोई ऐसा गेम खेले बिना सोते थे? क्या एक भी दिन ऐसा होता था कि आप बोर्ड गेम खेले बिना सोते थे? है ना? तो हमें क्या करना होगा, इस समय पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज को इंक्रीज करना होगा जो उस बच्चे के मन को कंट्रोल कर सके। जो चीजें वो बाहर उसे मिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज स्कूल में हो जाती थी तो वो वहां से बैलेंस हो जाता था, अभी वो वहां नहीं हो पा रहा है। तो हमको उसको घर में इंट्रोड्यूस करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज होगी कि जो आप एजुकेट जिस चीज पे कर रही है ना, उस पर आधारित कुछ गेम्स बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने मतलब एक बार अंताक्षरी बनाई थी घर में, है ना? अंताक्षरी कैसी थी? जैसे हम लोग गानों पे करते हैं। मैं मैप पे, मेरी बेटी को उस समय ज्योग्राफी का में प्रॉब्लम थी तो हमने खेले, बहुत थोड़े से दिन थे ये, पर हम लोग उस पे ये थे कि भाई एक नदी का नाम बताओ,
एक शहर का नाम बताओ, जिस पे छूटा वो बताना है, और थोड़ी सी देर में आप हार मान जाओ, आप जीतने की कोशिश मत करो, आप हार मान जाओ कि एक पॉइंट हो गया, अब लेट मी ट्राई ऑन द मैप। अब मैप पे जाओ और उंगली से ढूंढो ढूंढो ढूंढो, और उसमें आप धीरे धीरे उसको वो सारी चीजें बताते जाओ, अच्छा एमपी ये है, गुजरात ये है, ओके एमपी से ये नर्मदा नदी जा रही है जो गुजरात में गई, एन से नर्मदा, है ना। तो आपको कुछ ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस करना होगा। ये आप बोर्ड गेम में जैसे आप सांप सीढ़ी एक डाइस से खेलते हैं, आप 2 डाइस से खेलना शुरू कर दीजिए। अब मैथमेटिक्स उसमें आ जाएगी, कैसे, एक सैंड क्लॉक रख लीजिए, सैंड क्लॉक में ऊपर से नीचे जितनी देर में सैंड जाएगी, जैसे एक पे 4 आया, एक पे 2 आया, 4+2 बच्चा 6 चल सकता है, 4-2 बच्चा 2 चल सकता है, 4x2 बच्चा 8 चल सकता है, 4/2 2 चल सकता है। तो अब क्या हुआ, वो गेम्स में उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा पर्सनल टच, पर्सनल टाइम बढ़ाना होगा। शायद मैं आंसर कर पाया हूं तो। Yes, sir. Thank you so much. एक्सक्यूज मी सर, जी, गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे Very good morning. स्टूडेंट मेरी बेटी है, लाइक शी इज 4 year old, वो डिमांड करती है, तो उसका ऐसा है कि अगर वो डिमांड कर रही है तो उसको राइट नाउ वो चीज चाहिए, तो वो हम कैसे हैंडल करें? तो ऐसे जी, कि मतलब हैबिट वो हो जाएगी, बिगड़ जाएगी कि मतलब इन द जब वो बड़ी होगी तो उसकी हैबिट वो बन जाएगी कि मुझे चाहिए, मतलब तुरंत चाहिए उसकी डिमांड। तो अभी वो देखिए प्लीज प्लीज आप बोलिए मैम, सॉरी मैंने बीच में नहीं, रोक इट्स दिया। ओके ओके सर, बस वही कहना था कि वो उसकी वो डिमांडिंग हैबिट को कैसे हम मैनेज करें? देखिए बच्चे में ये जिद वाली आदत आती कहाँ से जी है ना। बच्चे में टीवी देखना, डिजिटल चीजों पे देखना आता कहाँ से है? कहीं ना कहीं वो चीज सबसे पहले हम ही करते हैं। जिस दिन हमारे पास कोई काम आ जाता है उस दिन हम उसको मोबाइल लेके बिठाते हैं, जिस दिन हमारे पास कोई चीज आती है उस दिन हम टीवी के सामने बिठाते हैं, और जब वो टीवी के सामने बैठना शुरू कर देता है तब हमें प्रॉब्लम आना शुरू होती है। किसी दिन वो रोता है तो उसको वो चीज पहली बार हम पकड़ाते हैं। पेरेंटिंग में एक रूल आप बना लीजिए, हाँ तो हाँ और ना तो ना। अगर आपने बच्चे को हाँ बोला है कि मैं शाम को तुमको ये दूंगा, तो शाम को दुनिया इधर की उधर हो जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, घर गिर जाए, कुछ भी हो जाए, शाम को वो चीज आ जानी चाहिए। और अगर आपने ना बोला है तो बच्चा ऊपर से नीचे गिर जाए, वो कमरे में बंद कर ले, टॉयलेट में बैठ जाए, खाना नहीं खाए, पिघलना नहीं है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, है ना। थैंक यू सो मच सर। जी। Sir, He हाँ, is एक one क्वेश्चन आया है miss. मैम चैट में, एक चैट में किसी ने भेजा है, जी मेरा सर, बच्चा गुस्सा बहुत मेरे करता बच्चे है। को गुस्सा बहुत आता है। काव्यांश से के पेरेंट्स ने पूछा है, इज इन KG2, तो कैसे बच्चे के गुस्से को कंट्रोल करें? ग्रेट। सबसे पहली चीज, बच्चे को जब गुस्सा आता है, और बच्चे कई बार रोते भी हैं, मैं दोनों चीज को कम करके कंपेयर करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बच्चे का गुस्सा आना है क्या बेसिकली, देखिए बच्चा अभी उम्र में छोटा है, उसके पास एक्सप्रेशंस लिमिटेड है ना। वो अपनी बातों को सीमित तरीके से आपको बता सकता है। एक तो उसके पास शब्द कम होते हैं, दूसरा कम्युनिकेशन की उसके पास स्किल कम होती है। कम्युनिकेशन की स्किल भी नहीं है, शब्द भी कम है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करे। तो यूजुअली वो एक्सप्रेस करने की मेथड घर से उधार लेता है ना। उसने घर में जो चीज होते हुए देखी है, स्कूल में जो चीज होते हुए देखी है, सोसाइटी में जो चीज होते हुए देखी है, वो वहां से ये उधार लेके आता है ना। अभी मैंने रिसेंटली एक बच्चे के साथ में ऐसे ही प्रयोग करके देखा था, वो बहुत ज्यादा रो रहा था। तो मैंने एक ये वीडियो देखा था, यूएस का एक वीडियो था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने उसकी कॉपी करी थी। मैंने उससे बोला रुको 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 रुको, अब मेरा टर्न है, अब मैं रोऊंगा। और बच्चा चुप हो गया और हमने रोना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये चीज करी, बच्चे को कंफ्यूजन हो गया, मैं क्या करूं। बड़े भी रो रहे हैं, उसको लग रहा होगा ना। हाँ, अब थोड़ी देर बाद, हाँ अब तुम्हारा टर्न है, अब तुम रो। अब वो बच्चे को रोना ही समझ में नहीं आ रहा। वो अब उसके लिए आपने क्या करा, एकदम से मूड ऐसा चेंज करा कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा मैं एक्शन क्या लूं। उसके लिए वो रोना, जिद करना एक गेम बन गया।
आपने उसको गेम में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज एंगर में होती है। एंगर में भी आपको इमीडिएटली मूड स्विंग को या जो आप कर रहे हैं उसको 360 डिग्री किसी और जगह पर चेंज करना ज्यादा जरूरी होता जरूरी है ना? जी सर, बिल्कुल। सर, नीलम मैम, शी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। नीलम मैम, प्लीज। Yeah, thank you, Bhavna ma'am. जी, good morning, sir. Sir, my Very good question, जी, sir, my question is, sir, वैसे तो सारे पेरेंट्स ही अपने बच्चों का बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स इस तरह से करते हैं कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जैसे उन पर इम्पोज करते हैं। लाइक वो डॉक्टर बनना खुद चाहते थे और नहीं बन पाए, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भले ही पोटेंशियल हो या ना हो, डॉक्टर ही बने। इस तरह से बहुत सारे प्रोफेशन अलग अलग पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे फॉलो करें जो वो बनना चाहते थे पर वो नहीं कर पाए। कई बच्चे तो इसको आत्मसात करके भी दिखाते हैं, पर कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो सर, आपकी क्या गाइडेंस होगी इसमें, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी? देखिए मैम, सबसे पहली चीज, बच्चे हमारी लाइफ का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है कि जो मैं नहीं कर पाया वो सब करेगा, ऐसा नहीं है। एक चीज। दूसरी बात, थोड़ा सा जो आपने बोला था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा, या एजुकेशन सिस्टम को लेके हम लोग इसे बोलते हैं, आपके बात को छोड़ के। तो होता क्या है, हमने क्या करा है, टोटल डिफरेंट डिफरेंट 9 इंटेलिजेंस होते हैं, टोटल 9 इंटेलिजेंस है। उन 9 इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन में कोई भी इंसान होता है ना? लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम बना हुआ है, जिससे हम करियर को देखते हैं, बच्चे की क्षमताओं को देखते हैं, उसके इंटेलेक्ट को देखते हैं, हम इस 9 इंटेलिजेंस में सिर्फ एक लॉजिकल इंटेलिजेंस को जज करते हैं और एक उस लॉजिकल इंटेलिजेंस पर आधारित कोई करियर देने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी समस्या। तो पहली चीज, जो अपन बोलते हैं ना, बच्चे में क्षमता है या नहीं, यकीन मानिएगा आप मुझे एक बच्चा ढूंढ के लाके नहीं दिखा सकते जिसमें क्षमता ना हो। समस्या उस बच्चे में नहीं है, समस्या हम में है, हम उसकी क्षमता नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक इंटेलिजेंस पे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए, इम्पोज करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा डीप डाइव करें, पहचानने की कोशिश करें कि बच्चे में क्या है ना? 2 तरीके की चीजें होती है। जैसे अगर आप यूएस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वहां पे क्या होता है, वो कहते हैं कैसे नहीं सीखेगा, हम सिखा सकते हैं, और वो सिखा भी देते हैं। पर वहां पे क्या है, 2 चीजें हैं। उनके यहाँ से अपने यहाँ की अगर 9 से 5 अपने यहाँ की या 9 से 6 अपने यहाँ की वर्किंग लूँ, तो उनके यहाँ 6 बजे वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं। उनकी सोल की चीज को फॉलो करने के लिए 6 से लेकर रात 9-10 बजे तक का समय उनके पास रहता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वर्किंग आवर्स उठने से शुरू होते हैं और सोने तक चलते हैं। उसी के दौरान हम हर चीज का मिक्सचर बना के चलते हैं। इसलिए अगर सेटिस्फैक्शन इंडिया में चाहिए तो आपको बच्चे के पोटेंशियल को ही करियर की ओर लेके जाना होगा, तो उसे पहचानना बहुत जरूरी है ना? पहचानने के तरीके क्या हो सकते हैं, इसको मैं कल थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, जो हायर क्लासेस की भी हम लोग बात करेंगे उसमें आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, एक और पेरेंट है, उन्होंने पूछा है कि हम जब बच्चे घर में सिबलिंग्स होते हैं तो उनके झगड़े, उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी अलग हो जाती हैं, एंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू हैंडल सिबलिंग्स। तो सर, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, उनके बीच के झगड़े या जो भी प्रॉब्लम्स उनके बीच में हो रही है? देखिए, बच्चों को डील करने का एक ही तरीका है, क्रिएटिव अप्रोच, है ना? आपको उस उम्र में जाके कुछ एक्टिविटी को डेवलप करना होगा जिससे बच्चों को एंगेज किया जा सके, इन्वॉल्व किया जा सके और डिफरेंशिएट किया जा सके। जी। मैं एक आर्टिकल, भावना मैम, आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि इसको बहुत छोटे में आंसर करना थोड़ा मुश्किल है। उसमें मैंने 10 पॉइंट्स दिए हैं कि वो 10 पॉइंट आपको घर पे एक रूल के माफिक बना देने चाहिए और उन 10 पॉइंट को आपको डिस्प्ले करके रखना चाहिए। मतलब जैसे एक बोर्ड है घर में या फ्रिज है हमारा, फ्रिज के ऊपर हम लोग मैग्नेट लगा के रखते हैं, तो बच्चों की हाइट पे उस मैग्नेट पे कुछ सर्टेन रूल्स बना के रख देने चाहिए, है ना? जब भी कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर में से है, तो आपको इमीडिएटली रेफर करना है। जैसे 9 बजे बाद मोबाइल यूज नहीं करना, तो बच्चा आपको फ्रिज पे ले जाके बता सकता है कि देखो 9 बजे बाद टीवी नहीं देखना और मोबाइल यूज नहीं करना, ये लिखा हुआ है ना, आप बंद करो। तो पेरेंट को भी बंद करना पड़ेगा।
है ना। तो ऐसे सर्टन सेट ऑफ रूल्स बनाए जा सकते हैं, वो खाने से रिलेटेड हो सकते हैं, वो पढ़ने से रिलेटेड हो सकते हैं, वो एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकते हैं, चॉइस ऑफ फूड से रिलेटेड हो सकते हैं, जो घर में गेम खेले जाते हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं, आज किसकी मदद से किसकी बात मान के बाजार घूमने जाएंगे इससे रिलेटेड हो सकते हैं। आप सर्टन सेट ऑफ रूल्स बनाना शुरू करें और उसके अनुसार उन्हें डील करना शुरू करें। Sir, we have one parent. She wants to ask a question. Please, ma'am. गुड मॉर्निंग सर मैम। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेरा जो बच्चा है तो उसका थोड़ा मेडिकली फिटनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके वजह से हमेशा एवरी ईयर कहीं ना कहीं उसके पढ़ाई में मुझे प्रॉब्लम आती है। तो जो उसके साथ के जो बच्चे हैं वो एक्चुअली उनके साथ उतना नहीं चल पाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूं, जैसे स्पोकन में या उसका जो ग्रामेटिकल, जैसे अपन बात करते हैं, हम बात करते हैं लोगों से। थोड़ी सी कटी थी मैम, मैं सुन नहीं पाया बीच का। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मेरा जो बच्चा है तो वो मेडिकली थोड़ा अनफिट रहता है फ्रॉम बर्थ, तो उसके चलते अब उसके कहीं ना कहीं पढ़ाई में इफेक्ट मुझे हर साल आता है, क्योंकि एक टाइम सर्टेन टाइम ऐसा आता है जब 1-1.5 महीने वो लिटरली बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम रहती है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी थोड़ी। तो अब जैसे उसके बराबर के बच्चे हैं, जैसे वो अभी क्लास 1 में है, तो एक देखा जाए तो वो जैसे उसके स्पोकन इंग्लिश स्पोकन में या कहीं ना कहीं वो पीछे रहता है, बोल नहीं पाता, अभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और वो अभी जैसे स्कूल भी नहीं है, तो एज अ गार्जियन मैं इतनी नहीं हूँ कि मैं उसे एज अ टीचर जैसे पढ़ाती हैं उस वे में पढ़ा पाऊँ। मैं सपोर्ट करती हूँ, बट एज अ टीचर जो थ्योरेटिकल होता है, एक पॉइंट्स होता है, वैसे मैं नहीं कर पाती। और तो उसके लिए मैं क्या करूं? और वो चिढ़ता भी बहुत है। लास्ट मंथ उसके ग्रैंडफादर की डेथ भी हो गई, तो टू बी वेरी फ्रैंक इस समर वेकेशन में उसने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया पढ़ाई में, क्योंकि वो एक जिद्दीपना आ गया है उसके अंदर। फादर इन लॉ नहीं रहे तो कहीं ना कहीं उसकी भी उसको अंदर से ये है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो काफी कहीं ना। सबसे पहला करेक्शन आपको करना पड़ेगा जी वो क्लास फर्स्ट में है, इस चीज को आप रियलाइज कीजिएगा, जी क्लास जी फर्स्ट में है ना। जी अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देनी, कहीं सिलेक्शन अभी अफेक्ट होने वाला नहीं है जी ना, कहीं ऐसा कोई मेजर लॉस होने वाला नहीं है जिसके लिए आप इतनी ज्यादा चिंतित रहें। उसकी पढ़ाई के लिए भूल जी जाइए, जी पढ़ाई को थोड़ा सा साइड में रखिए। सबसे पहली चीज इस बच्चे के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप उसकी फिजिकल फिटनेस पे मैक्सिमम काम कीजिए। जी इंस्टेड ऑफ क्या आप उसको पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करें, जो उसे पसंद नहीं आएगा इस समय, क्योंकि अंदर से इच्छा भी नहीं होगी, फिट भी नहीं है, उसको छोड़ दें आप। उसको हर चीज सिखाई जा सकती है, अभी हमारे पास एक लंबा स्पैन है। जी एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर फिजिकली कोई चीज पीछे छूट गई तो उसको बराबर करने के लिए आपके पास दूसरा मौका नहीं आएगा। वो एज एक बार क्रॉस हो जाएगी तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, है ना। सेकंड, इस बच्चे का कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद बंद कर दीजिए। क्लास वाले बच्चों ने क्या करा, दूसरे बच्चों ने क्या सीख लिया, वो चीज आप बिल्कुल बंद कर दें। थर्ड, उसकी जो स्टडी से रिलेटेड, फिजिकल चीजों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो उसके टीचर को कन्वे कीजिए, है ना। उनको एग्जैक्ट सिचुएशन पता होनी चाहिए कि बच्चा अभी किस तरीके से गुजर रहा है ना, किस दौर से गुजर रहा है, और उनके साथ बैठ के इस बच्चे के लिए कुछ स्टेप्स प्लान कीजिए। दोनों जने उसके साथ पैरेलली चीज करना शुरू कीजिए। चौथा, फंडामेंटल्स पे काम करें। सिलेबस पूरा करने की जगह फंडामेंटल्स पे काम करें, है ना, जो चीजें बेसिक होती हैं। हर बच्चा उतना एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता, हर बच्चा एक जैसा नंबर नहीं ला सकता, हमें उसी बच्चे का बेटर वर्जन बनाना है। बेटर वर्जन डजंट मीन के क्लास में फर्स्ट लाना है ना। हमको उसी बच्चे के बेटर वर्जन को खोजना है। अगर वो आज यहाँ है तो कल यहाँ तक कैसे आएगा, इस चीज का अंदाजा लगाना है ना। तो आप थोड़ा सा फिजिकल और फिटनेस इस पे ध्यान दीजिए। जी जी Sorry, we have only 1 minute is left and many participants are raising hand. We have Ma'am Nisha with us. Every parent to just write down their question and try to put those questions in tomorrow's session. Tomorrow again we are going to meet at 8:30, 1 hour session tomorrow again we have. So whatever questions are left, definitely we will take tomorrow and sir will give answers of all the questions.
I would like to say thank you on behalf of all of us. Thank you so much, sir. And again, we are meeting at 8:30 with the part 2, age-specific learning. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, ma'am. Best wishes to everyone. Thank you. Thank you, sir.